अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन्फ्लेशन रेट को थ्रू सीपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेसिकली जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें मोस्टली वो चीज़ें आ रही होती हैं जो कंज्यूमर से रिलेटेड होती हैं, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर हर वो चीज़ आ रही होती है चाहे वो कंज्यूमर से रिलेटेड है या नहीं। तो इसीलिए जब आप सीपीआई से इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं और जो जीडीपी डिफ्लेटर से इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, दोनों से जो आंसर आता है वो आपका आंसर डिफरेंट होता है। बहरहाल ये एक हम इसके ऊपर अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो जीडीपी डिफ्लेटर से आंसर आता है इन्फ्लेशन रेट का और जो सीपीआई से आंसर आता है दोनों डिफरेंट क्यों होते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि दोनों से आंसर डिफरेंट आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्यों होता है डिफरेंट, तो उसके ऊपर भी हम डिबेट कर लेंगे। और लेकिन ये आप लोगों को शो शॉर्ट क्लियर होना चाहिए कि सीपीआई से जो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं और जो जीडीपी डिफ्लेटर से इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, दोनों से आंसर डिफरेंट आता है। अब आज हम देख लेते हैं कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जो सीपीआई का फार्मूला है वो है कास्ट ऑफ बास्केट इन दैट मंथ डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ बास्केट इन प्रीवियस पीरियड और बेस पीरियड। तो सबसे पहले तो हम सीपीआई कैलकुलेट करेंगे, देन सीपीआई से फिर हम लोग इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास ये एक डाटा गिवन है। इस डाटा सेट के अंदर हमें कहा गया कि एक बास्केट है, उस बास्केट में 20 पिज़्ज़ाज हैं और 10 सीडीज़ हैं, 10 कॉम्पैक्ट डिस्क हैं। डाटा हमारे पास 4 ईयर्स का है, 20 से लेकर 23 तक का। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है कास्ट ऑफ बास्केट, देन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है सीपीआई यूजिंग 2020 एज बेस ईयर, और लास्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इन्फ्लेशन रेट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कास्ट ऑफ बास्केट। अब कास्ट ऑफ बास्केट कैसे कैलकुलेट होगी, देखिए यहाँ में बता दिया गया है कि एक बास्केट है, उसमें पिज़्ज़ा की क्वांटिटी भी फिक्स है और सीडी की क्वांटिटी भी फिक्स है। तो 20 के अंदर 2020 के अंदर हम लोगों ने 10 पिज़्ज़ा बाई किए। एक पिज़्ज़ा की प्राइस थी 20, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो ये 200 आ जाएगा। और 2020 के अंदर हमने 10 सीडीज़ ली और एक सीडी की प्राइस थी 15, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 150। 200 हमारे एक्सपेंस हुए थे पिज़्ज़ा के ऊपर, 150 एक्सपेंस हो गए सीडीज़ के ऊपर। तो 2020 के अंदर जो हमारी टोटल कास्ट बनी वो 350 की बनी, 200 पिज़्ज़ाज के और 150 सीडीज़ के, तो 350 आ गया। देन जब हम 21 की कैलकुलेशन करेंगे तो 21 के अंदर हमने 20 पिज़्ज़ा ही बाई किए हैं, लेकिन पिज़्ज़ा की प्राइस 10 से होकर 11 होगी। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो हमारी कास्ट ऑफ बास्केट आ जाएगी 21 के अंदर। इसी तरीके से जब हम लोगों ने 2022 के लिए कास्ट ऑफ बास्केट कैलकुलेट करनी है तो 22 के अंदर पिज़्ज़ा की प्राइस होगी है 12, लेकिन हमने पिज़्ज़ा स्टिल 20 बाई किए हुए हैं। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ प्लस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। और लास्ट में जो 23 की हमने कैलकुलेशन करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, क्योंकि 13 रुपीज़ प्राइस हो गई है और हमने 20 पिज़्ज़ा बाई किए। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे तो 20 पिज़्ज़ा की कास्ट आ जाएगी, प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 10 सीडीज़ की कास्ट आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कास्ट ऑफ बास्केट आ जाएगी। ये नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आप देखें तो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये हम लोगों ने ऐसे कास्ट ऑफ बास्केट कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट है सीपीआई। सीपीआई जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कास्ट ऑफ बास्केट इन दैट मंथ और इन दैट ईयर डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ बास्केट इन द प्रीवियस मंथ और बेस ईयर। तो 350 बेस भी इसका यही है, करंट भी यही है, तो इसलिए 100 आ गया। अब यहाँ पे हम 370 को डिवाइड करेंगे 350 के साथ तो ये 105.7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इससे नेक्स्ट दो प्रोसीजर हैं। एक तो ये होता है कि हम हर साल के लिए उससे जो उसका प्रीवियस ईयर है उसको बेस ईयर ले लें, या फिर हम कोई एक बेस ईयर फिक्स कर लें। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि 2020 को बेस ईयर फिक्स कर लें, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2022 को डिवाइड कर दें 21 के साथ और 23 को डिवाइड कर दें 22 के साथ। तो दोनों ऑप्शन यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सीपीआई कैलकुलेट कर लेते। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप हर साल की जो कास्ट ऑफ बास्केट है
उसको 20 की कॉस्ट ऑफ बास्केट के साथ डिवाइड करें, यानी कि 370 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100, देन 400 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100, देन 410 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वो मेथड है जिसमें हमने एक ईयर की बास्केट को फिक्स कर लिया। सेकंड मेथड ये भी हो सकता है कि आप चेन वेटेड मेथड के थ्रू कैलकुलेशन कर रहे हो। उसमें ये होगा कि हर साल के लिए उससे जो प्रीवियस उसका ईयर होगा वो बेस ईयर हो जाएगा, यानी कि 370 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100, देन 400 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 370 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड देन लास्ट में 410 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, 410 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोनों ऑप्शन यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास CPI आ जाएगा। देन जो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, इन्फ्लेशन रेट करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे करंट वैल्यू 105.7 है, माइनस प्रीवियस 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से जो ये नेक्स्ट आएगा, अब नेक्स्ट के लिए करंट ईयर ये हो गया है 114.3, करंट माइनस प्रीवियस इसका 105.7 है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस यानी कि अगेन 105.7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 8.1 आ गया। यहाँ लास्ट ईयर के लिए हम क्या करेंगे, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100। फार्मूला मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और कहीं पे लिख ले में कि करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे करंट 117.1 है, माइनस प्रीवियस 114.3 डिवाइडेड बाय प्रीवियस 114.3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो पहले भी मैंने कही थी और दोबारा बता देता हूँ, जब आप इन्फ्लेशन रेट के आंसर्स देखते हैं तो ये 5.7, 8.1 और 2.5। अब यहाँ से यहाँ तो हर स्टूडेंट को समझ आ रही है कि प्राइसेस बढ़ी हैं तो ये इन्फ्लेशन है, लेकिन अगर आप देखें तो 8.1 से 2.5 पे चले गए हैं। अब इसका क्या मतलब हम समझें कि प्राइसेस कम हो गई हैं, डिफ्लेशन आ गया है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें कि डिफ्लेशन उसी केस में होगा जब आपके पास आंसर जो है यहाँ पे नेगेटिव आ जाए। तो फिर ये क्या बात हुई कि 8.1 से 2.5 को हम डिफ्लेशन क्यों नहीं कह रहे, वैल्यू तो कम हो गई है। बात ये है कि इन्फ्लेशन इस साल भी हुआ है। मसला ये है कि पिछले साल जितनी प्राइसेस बढ़ी थी इस साल प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आपको वैसे ही समझाता हूँ कि अगर हम इस चीज़ की प्राइस, ये आप समझ लें कि ये प्राइसेस हैं। अब एक साल एक चीज़ की कीमत 105 है, अगले साल वो 105 से 114 हो गई है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये प्राइसेस हैं। 105 से 114 चलेगी, तो आप देखें अगर इसको हम एब्सोल्यूट टर्म में लें कि ये 105 है, ये 114 है, ये 0.7 0.3 नहीं ले रहे, तो 105 से 114 चलेगी। प्राइस में कितने रुपीज़ का इंक्रीज़ आया, 9 रुपीज़ का। उससे अगले साल 2022 से 23 में जब हम गए तो प्राइस 114 से 117 हो गई है। कीमत अभी भी बढ़ी है, लेकिन पिछले साल कीमत में इजाफा 9 रुपये था। इस साल भी कीमत बढ़ी है, इस साल कीमत 3 रुपये बढ़ी है, जो कि पिछले साल की कीमत के बढ़ने के मुकाबले में कम है। लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कीमतें कम हुई हैं, कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें कम बढ़ी हैं। यहाँ से यहाँ जो कीमत में चेंज आया था, जो चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी थी वो 9 रुपये बढ़ी थी। यहाँ से यहाँ में कीमत बढ़ ही रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ कीमत में इजाफा सिर्फ 3 रुपये है। तो इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, स्टिल वो पॉजिटिव है। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को ये समझ लेते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स कर देते हैं कि ये डिफ्लेशन आ गया। ये हरगिज़ डिफ्लेशन नहीं है, ये इन्फ्लेशन ही है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल भी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन पिछले साल इन्फ्लेशन, पिछले साल प्राइसेस में जो इंक्रीज़ था वो बहुत ज़्यादा था। इस साल जो प्राइसेस में इंक्रीज़ आया है वो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर वो इंक्रीज़ कम है। तो यहाँ पे इस बात को आप लोगों ने कभी भी मिस इंटरप्रेट नहीं करना। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अनटिल और अनलेस जब तक आंसर नेगेटिव ना आ जाए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि डिफ्लेशन हुआ है। प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि किसी साल प्राइसेस में 10% का इंक्रीज़ आ गया, किसी साल 5% का आ गया, किसी साल 30% का आ गया, तो वो वेरिएशन आ रही होती है। तो उसको हम ये नहीं कहते कि डिफ्लेशन हो गया है। प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, वो वैल्यू जो इन्फ्लेशन रेट का आंसर आ रहा होता है वो फ्लक्चुएट हो रहा होता है, हम ये समझते हैं कि वो डिफ्लेशन हो गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो प्राइसेस अभी भी बढ़ रही होती हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो कीमतों में इंक्रीज़ आ रहा होता है वो कम आ रहा होता है।
तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीपीआई से डिस्कस किया कि सीपीआई के थ्रू हम इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो जीडीपी डिफ्लेटर से इन्फ्लेशन रेट का आंसर आता है और जो सीपीआई से इन्फ्लेशन रेट का आंसर आता है, क्या वो दोनों सेम होते हैं, अगर सेम होते हैं तो क्यों, नहीं सेम होते तो क्यों। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें।